नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श डिजिटल ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। मैं हरिराम भार्गव क्लास 12वीं क्लास का राजनीति विज्ञान का वीडियो लेकर आपकी सेवा में फिर उपस्थित हुआ हूँ। पहला वीडियो है और आपको पता है इस बार बोर्ड की क्लास में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एनसीईआरटी लगा दिया गया है। पिछले बार बोर्ड आरबीसी का सिलेबस था, इस बार एनसीईआरटी बोर्ड पिछले जो आज 2012-13 में जो सिलेबस था वो ही वापस सिलेबस लगा दिया है, क्योंकि ये सिलेबस बहुत अति उत्तम है, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एनसीईआरटी किताबें कठिन जरूर है, लेकिन इसको यदि हम अच्छी तरीके से पढ़ें तो बहुत शानदार किताबें हैं, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको पता है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, पॉलिटिकल साइंस के 2 पार्ट है। एनसीईआरटी में कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। एक तो मैं आपको बताऊं, एक राजनीति विज्ञान के 2 पार्ट है। एक तो है विश्व की समकालीन राजनीति, एक तो ये बुक है, ठीक है। एक तो विश्व की समकालीन राजनीति, एक आपको पता है दूसरी जो बुक है वो है स्वतंत्र भारत की राजनीति। 2 बुक है, देखो स्वतंत्र भारत की राजनीति, ये 2 बुक है। आपको पता है एनसीईआरटी बुक 2 बुकों में पार्ट, पिछली बार बोर्ड की बुक 2 एक ही बुक थी, इस बार बुक अलग अलग है। तो एक तो है विश्व की समकालीन राजनीति, एक है स्वतंत्र भारत की राजनीति। तो एक शिक्षण विधि का नियम है कि विद्यार्थी को अच्छे तरह से कहानी विधि से पढ़ाया जाए। तो आपको पता है सरल से कठिन की ओर, इस चीज को आपको समझना है कि सरल से कठिन की ओर पढ़ाई जाए, सरल से कठिन की ओर शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए। तो आपको पता है 2 पार्ट है, एक विश्व की समकालीन राजनीति, एक स्वतंत्र भारत की राजनीति। तो आपको पता है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये भाग 2 का मैं आज पार्ट 2 नंबर करने जा रहा हूं। 2 नंबर पार्ट की जो पॉइंट, पहला जो लेसन है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो इसके टॉपिक, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हमारे सामने कौन कौन सी थी, इस राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में हम वर्णन करेंगे, समझेंगे। तो आपको पता है 2 प्रकार की राजनीति, 2 पार्ट है, एक विश्व की समकालीन राजनीति, एक स्वतंत्र भारत की राजनीति। इसको हम बाद में करेंगे पहले भाग को। दूसरे भाग का पहला लेसन है जो सरल से कठिन की ओर पढ़ाते हैं, अच्छा है, रोचक पाठ है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो ये तो हमारे पाठ का नाम होगा। अब देखो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में सबसे पहले मेरा नाम इस पाठ में जो आपके सामने दे रखी है तस्वीर, पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर है ये। और आपको पता है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हमारे लिए बहुत, एक प्रश्न पिछली बार सीबीएसई बोर्ड में 2012 में, सीबीएसई बोर्ड में 2012 में ये क्वेश्चन आ गया। और यही बुक एनसीईआरटी बुक का उदाहरण है कि राष्ट्र निर्माण की 2 चुनौतियों का नाम बताइए। तो आपको पता है इसके राष्ट्र निर्माण की 2 नंबर का प्रश्न पूछा तो एक तो हो जाएगा, देखो राष्ट्र निर्माण की चुनौती विविधता में एकता कायम करना। विविधता में, इधर लिख देता हूं, आपको पता है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां 2 यदि चुनौती पूछे तो सबसे पहले हो जाएगा विविधता में एकता कायम करना। क्या करना? विविधता में एकता कायम करना। एक तो ये हो जाएगी विविधता में एकता क्या करना? कायम करना। और दूसरा इसका पॉइंट हो जाएगा लोकतंत्र को स्थापित करना। लोकतंत्र को कायम करना। तो ये राष्ट्र निर्माण की क्या है? चुनौतियां हैं। आपको पता है सबसे प्रमुख जो चुनौती थी वो राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। तो एक सीबीएसई 2012 बोर्ड में प्रश्न आ चुका है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां बनाइए। तो कई चुनौतियां हैं, विविधता में एकता कायम करना, लोकतंत्र को कायम करना। तीसरी इसकी चुनौती भी ले सकते हैं आर्थिक विषमता और गरीबी को समाप्त करना।
ये हमारे सामने राष्ट्र निर्माण की क्या थी, चुनौतियां थी। आपके ये चीज समझ में आ गई होगी। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, सबसे पहले ये प्रश्न बनता है उठ के कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और यही प्रश्न पहले पृष्ठ में ही 12वीं क्लास की जो सेकंड भाग है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां में, सबसे पहला प्रश्न ये सीबीएसई 2012 में बोर्ड की परीक्षा में भी आ चुका है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 14 या 15 जो आप पेपर देखोगे हल करोगे उसमें। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कितनी हो गई, 3। विविधता में एकता को कायम करना, क्योंकि भारत एक विविधताओं का देश है, भौगोलिक आधार पर कनेक अलग अलग भाषाएं, अलग अलग क्षेत्र, अलग जातियां, इसलिए भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है। लोकतंत्र को कायम करने का तरीका, क्योंकि भारतीय संविधान में अमीरी और गरीबी के साथ में किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, समानता का व्यवहार किया जाए, लोकतंत्र कायम करना। तीसरा, आर्थिक विषमता और गरीबी को समाप्त करना। ये तीनों पॉइंट राष्ट्र निर्माण के हमारे सामने क्या थी, चुनौतियां सामने उभर कर आई। अब देखो आपसे क्या है, ये तस्वीर जो आपके सामने दे रखी है, मैं इस तस्वीर के ऊपर चर्चा करूं थोड़ा, तो यहाँ आपने यहाँ, और इसी लेसन की मैं आपके पीडीएफ पहुंचा दूंगा, उपलब्ध करा दूंगा। मेरे पास नोट्स बनाए हुए हैं, मैं आपको पीडीएफ के द्वारा भीमजिक के माध्यम से आपको पीडीएफ ऐप में उपलब्ध करा दी जाएगी, और आप उस नोट्स को बढ़िया तरीके से पढ़ें। तो आपको पता है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां 2012 में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, ऐसे तो लेसन 4 नंबर का है। तो विविधता में एकता कायम करना, लोकतंत्र को कायम करना, और आर्थिक विषमता और गरीबी को क्या करना, समाप्त करना। अब मैं चलता हूं, देखो ये तस्वीर है, ये मिटा रहा हूं मैं अब। उसके बाद में देखिए टॉपिक क्या आ रहा है आपके सामने, ये फोटो दे रखी है, देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये भारत के प्रथम क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो सबसे पहले ये पॉइंट बना दूंगा मैं यहां पर, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्लियर, एक बात तो ये हो गई, ये भारत के प्रथम क्या थे, प्रधानमंत्री थे। प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर का कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बताएं, 1 नंबर का प्रश्न पूछ ले, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह से पूछा जाता है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी इसकी ये शर्त हो जाएगी, यहां लिख देता हूं मैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को ही, योजना आयोग की स्थापना आपको पता है 15 मार्च 1950 को ही। और आपको पता है यह लिख लिया, इतना याद हो गया होगा आपका। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। और आपको पता है योजना आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो आपको पता है यहां तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। उसके बाद में देखिए एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, ये 3 नंबर चीज आ जाएगी। योजना आयोग, अब तो योजना आयोग है नहीं, अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है। तो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी, एक गैर संवैधानिक संस्था है। अब इसकी जगह आजकल नीति आयोग ने स्थान ले लिया, आजकल नीति आयोग कहलाता है, नीति आयोग कहलाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है, आजकल क्या कहलाता है, नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग का अध्यक्ष भी यही होता है, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। तो ये चीज तो आपको ध्यान में रखना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम क्या थे, प्रधानमंत्री थे, ये चीज हो गई। और ये योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और आजकल योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया। ये गैर संवैधानिक संस्था थी जिसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। उसके बाद में देखिए आपको ये ध्यान में रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार संविधान सभा में 14-15 अगस्त, आपको पता है भारत एक कठिन परिस्थितियों में स्वतंत्र हुआ था, भारत अत्यंत कठिन परिस्थितियों में इसके भारत स्वतंत्र हुआ था। 14-15 अगस्त, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 14-15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में नेहरू, पंडित नेहरू ने संबोधित
किया, क्या किया देखो, भाग्य वधू चित से प्रतीक्षित, भाग्यवधू चित्त से प्रतीक्षित भेंट। एक तो ये उन्होंने संविधान सभा में मतलब पंडित ये प्रश्न आ गया है कि भाग्यवधू चित्त से परीक्षित भेंट, ये शब्द किसका है? तो आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यह इसका नाम दूसरा है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, मतलब भारत को एक डोमिनियन स्टेट या डेस्टिनी का दर्जा दिया गया था। तो 14-15 अगस्त मतलब बहुत कठिन परिस्थितियों में भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। तब 14-15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में पंडित नेहरू ने संबोधित किया, भाग्यवधू चित्त से परिचित ट्विस्ट विद डेस्टिनी, मतलब औपनिवेशिक डेस्टिनी, औपनिवेशिक साम्राज्य की क्या दी इन्होंने संज्ञा दी। अब देखिए यहां तक आपके समझ में आया होगा। उसके बाद में मैं आगे चलता हूं जिसके बारे में आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू का यहां तक आपको ध्यान में, और मैंने आपको सबसे पहले बता ही दिया राष्ट्र निर्माण के सामने 3 चुनौतियां हमारे सामने उभर कर आई। मैंने पहले बता दिया राष्ट्र निर्माण की पहली चुनौती थी वो थी विविधता में एकता कायम करना या अखंडता को बचाए रखना, ठीक है। विविधता में एकता को कायम करना, ये राष्ट्र निर्माण की पहली चुनौती। दूसरी चुनौती हो जाएगी आपको पता है लोकतंत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना, यह भी इसके राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हो गई। यहां प्रश्न 2012 में सीबीएसई बोर्ड में आ गए कि विविधता में एकता कायम करना, कायम हो जाएगा यहां पर, ठीक है। लोकतंत्री व्यवस्था को कायम करना। तीसरी इसका पॉइंट हो जाएगा आपको पता है आर्थिक विषमता और गरीबी को समाप्त करना। ये राष्ट्र निर्माण के लिए क्या थी? ये राष्ट्र निर्माण के लिए चुनौतियां थी। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आपको इसकी पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक थी, ये ध्यान में रखना आपको। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है भारत की खोज। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्लिम्प्स ऑफ हिस्ट्री, ये भी एक पुस्तक लिखी थी। तो पंडित जवाहरलाल ने भारत की खोज, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ये भी आपको ध्यान में रखना है 29 अप्रैल, आगे पढ़ोगे आप, 29 अप्रैल जब विदेशों के साथ हम संबंध करेंगे तो 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था। चीन के बीच एक क्या हुआ था? समझौता हुआ था। इस चीज को आपको समझना है। पुस्तक भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते का नाम था पंचशील समझौता। क्या था? पंचशील समझौता। ये पंचशील समझौता भारत की तरफ से था पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की तरफ से कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चीन की तरफ से चाउ एन लाई। तो इसके बीच में एक समझौता हुआ। ये भी किसी के समय हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। आगे भी आप यूएनओ के बारे में पढ़ोगे। 1960 में भारत और ये तो यहां तक आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलता हूं मैं, ये मिटो देता हूं। उसके बाद में एक चीज और रखनी है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी विवाद हुआ था। ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा विवाद हुआ था? सिंधु नदी विवाद। और अभी इसका निपटा हो रहा है मोदी की सरकार में। तो ये सारे किसके समय में थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में थे। और आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ये भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 1960 में भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी विवाद हुआ था और भारत की खोज उन्होंने पुस्तक लिखी। 29
अप्रैल 1954 में भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ, उस समझौते का नाम था पंचशील समझौता। तो ये तो आप किससे संबंधित था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के से संबंधित था। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां मैंने बताई, जो टॉपिक बताया कि एक आपको पता है इसके लिए राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, विविधता में एकता को कायम करना, क्योंकि भारत अनेक भौगोलिक दशाओं में बंटा हुआ है, अलग अलग विविधता में एकता का देश है, यहाँ पर अनेक तरह के धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ पर जाति धर्म भाषा के आधार पर अलग। उसके बाद में लोकतंत्री व्यवस्था कि भारतीय एक ऐसा संविधान बनाना जिसमें समान नागरिकता के साथ व्यवहार किया जाए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। और तीसरा जो मैंने पॉइंट बताया था, आर्थिक विषमता को, मतलब गरीब और अमीर के बीच में किसी तरह का भेदभाव नहीं हो। उन्होंने ऐसे 3 राष्ट्र निर्माण की उन्होंने क्या बताई थी? चुनौतियां। तो ये तो थी आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, और बाकी मैं आपको इस नोट्सों की पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा जो बेहतर तरीके से बनाए हुए हैं नोट्स मेरे। उसके बाद में आगे चलता हूं मैं। देखो तो पहला लेसन तो चल रहा है, तो ये तो था पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। आगे मैं चर्चा करता हूं। देखिए उसके बाद में आए ये फैज अहमद, ये आपको ध्यान में रखना है। फैज अहमद, ये बहुत शायरी की रूम है। आपको पता है फैज अहमद, ये दूसरी जो इसका बहुत बड़ा योगदान था। आप जब पहला लेसन पढ़ोगे, ये हमारे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में इस व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। आपको पता है फैज अहमद, इसका जन्म सियालकोट में हुआ था। कहां हुआ था? सियालकोट। इसका जन्म कहां हुआ था? सियालकोट में इसका जन्म हुआ था। इस चीज को आपको समझना है। तो फैज अहमद सियालकोट में इसका जन्म हुआ था। और नक्शे ए फरियाद के नाम से कविताओं का संग्रह किया करते थे। तो आपको पता है जब भारत का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान में कुछ दिनों के लिए ये कारावास में रहे थे, और फैज अहमद सियालकोट में इसका जन्म हुआ। नक्शे फरियाद के नाम से कविताएं लिखा करता था, और अपनी शायरी और कविताओं के लिए फैज अहमद जाना जाता था। और इसका प्रश्न यहाँ से जो प्रश्न बनने लायक है वो यही पूछे जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है कि नक्शे फरियाद नाम से या कविताएं कौन लिखा करता था? तो फैज अहमद जो जिसका जन्म सियालकोट में हुआ था। भारतीय विभाजन के समय में इसका बहुत बड़ा योगदान था। ये कुछ दिनों के लिए जेल में कारावास में रहे, और इस फैज अहमद का बहुत बड़ा योगदान था। ये प्रश्न आ सकता है, 2-3 प्रश्न बनते हैं, ज्यादा तो इससे बनते नहीं है। आगे चलते हैं, यहां तक समझ में आएगा। फैज अहमद सियालकोट में इसका जन्म हुआ। नक्शे फरियाद के नाम से कविताओं का संग्रह किया करता था। भारतीय विभाजन के समय में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और आपको सबसे बड़ी ये ध्यान में रखना है कि फैज अहमद अपनी शायरी और कविताओं के लिए जाना जाता था। उसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए आपके बहुत शानदार प्रश्न, अमृता प्रीतम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमृता प्रीतम को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पंजाबी भाषा की एक बहुत बड़ी कवियत्री थी, और पंजाबी भाषा में एक साहित्यिक मतलब एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था नागमणि। तो मैं आपको बताऊं अमृता प्रीतम, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। अमृता प्रीतम है, अमृता प्रीतम, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अमृता प्रीतम पंजाब में इसका जन्म हुआ था, और पंजाबी भाषा में कविताएं लिखा करती थी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, लिखा करती थी, इस चीज को आपको समझना है। अमृता प्रीतम जो हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार से, पद्मश्री से, पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुकी है अमृता प्रीतम। तो अमृता प्रीतम का बहुत बड़ा योगदान है। अमृता प्रीतम पंजाबी भाषा में कविताएं लिखा करती थी, और अमृता प्रीतम का जन्म पंजाब में हुआ था। और आपको ये चीज भी ध्यान में रखना है, अमृता प्रीतम ने एक साहित्यक आपको पता है साहित्यक एक कविताएं लिखा करते थे। नागमणि पत्रिका लिखी थी इन्होंने, नागमणि पत्रिका, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नागमणि पत्रिकाएं लिखी थी अमृता प्रीतम ने। अमृता प्रीतम पंजाबी भाषा में कविताएं लिखा करती थी, और ज्ञानपीठ पुरस्कार से, और आपको पता है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित हुई है, ज्ञानपीठ पुरस्कार।
तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता है किस में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, साहित्य में। और 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो अमृता प्रीतम पंजाबी भाषा में कविताएं लिखा करते थे। अमृता प्रीतम साहित्यिक एक नागमणि पत्रिकाएं निकाली थी पंजाबी भाषा में। किस भाषा में, नागमणि, ये ध्यान में रखना है, पंजाबी भाषा में निकाली थी। किस भाषा में, पंजाबी भाषा में इन्होंने अपनी कविताएं निकाली। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुई थी। साहित्य में दिया जाता है। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, इसको नहीं दिया गया था, शुरुआत हुई थी इसकी। और पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। और नागमणि नाम पत्रिकाएं निकाली थी जो पंजाबी भाषा में निकाली थी। तो ये था किसका योगदान, अमृता प्रीतम का। तो आपको इस पाठ से प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर का कि नागमणि पत्रिका का संपादन किसने किया। तो आपको ध्यान में रखना है, नागमणि जो पत्रिका थी उसका संपादन अमृता प्रीतम ने किया। किस भाषा में, पंजाबी भाषा में। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है, पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी है, पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुकी है। और पंजाबी भाषा में कविताएं लिखा करते थे और पंजाब में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। क्लियर, आगे चलता हूं मैं। उसके बाद में देखिए, यह था किसका योगदान, अमृता प्रीतम का। और भी मैं आगे अच्छी अच्छी चीजें बताने जा रहा हूं। इस पाठ का जो सारांश है, एनसीईआरटी किताब यदि आप पढ़ते हो तो बहुत गजब की किताबें हैं। उसके बाद में देखिए, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता है इसके बारे में काफी चर्चित रहे होंगे आप। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत शानदार क्वेश्चन। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। भारत के उप क्या थे, प्रधानमंत्री। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम क्या थे, उप प्रधानमंत्री। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, ये भारत के प्रथम, ये भारत के प्रथम अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे। गृह मंत्री थे। दूसरी लाइन हो गई, आपको ध्यान में है। इस चीज को आपको विशेषतः क्या करना है, समझना है। पहला, भारत के उप प्रधानमंत्री थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस चीज को भी आपको विशेषतः क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां ध्यान रखना है। क्लियर। तो भारत के प्रथम क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे। दूसरा ये हो गया, भारत के अंतरिम सरकार में ये क्या थे, गृह मंत्री थे। तीसरा, इसकी चीज ये ध्यान में रखनी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों का विलीनीकरण किया था। देशी रियासतों का विलीनीकरण किया था। यह भी आपको चीज ध्यान में रखने हैं। तो आपको विशेषतः ध्यान रखना है, भारत के क्या थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, गृह मंत्री थे। ठीक है। और देशी रियासतों का इन्होंने विलीनीकरण किया। 3, चौथी, इसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। उसे भारत का क्या कहा जाता है, बिस्मार्क। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ध्यान रखना, भारत का इसको क्या कहते हैं, बिस्मार्क कहा जाता है। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे। देशी रियासतों का इन्होंने विलीनीकरण किया, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। पांचवा, 5 जुलाई 1947 को स्टेट 5 जुलाई 1900। तो आपको ध्यान में रखना है कि पटेल से पहले ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पटेल चल रहा था। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत के उप प्रधानमंत्री थे, भारत के अंतरिम सरकार के गृह मंत्री थे। देशी रियासतों का इन्होंने विलीनीकरण किया। भारत का बिस्मार्क कहते हैं। 5 जुलाई 1947 में स्टेट विभाग का अध्यक्ष चुना गया था। इसे अध्यक्ष
चुना गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या था, योगदान था। इस चीज के भी यहाँ आपने समझा होगा, मैंने जितनी आपके सामने फोटो आई उन फोटो पर मैंने आपको टिप्पणियां की हैं, उन फोटो के ऊपर मैंने चर्चा की है। तो आपको पता है, पहले बता दिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल था, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम अंतरिम सरकार के गृह मंत्री रह चुके हैं, देशी रियासतों का इन्होंने विलीनीकरण किया था, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है इसको। ये चौथी लाइन हो गई। और 5 जुलाई 1900 स्टेट विभाग का इसे क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। ये चीजें सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आपको पता है कि कुछ ऐसी रियासतें थी, आपको पता है जब भारत आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जब स्वतंत्र हुआ था भारत, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय में 562 रियासतें थी। कितनी, आपको पता है एनसीईआरटी किताब में 565 दे रखी है, 3 रियासतें बाद में मिली थी, आपको ये ध्यान में रखना है। कितनी रियासतें थी, 562 थी। तो स्वतंत्र भारत में 562 रियासतें थी, लेकिन बाद में 3 रियासतों को इन्होंने मिला लिया था लास्ट में, अंतिम कुछ, किसी को जनमत संग्रह के आधार पर मिला लिया, किसी को आपको पता है कि सैनिक अभ्यास के द्वारा, सैनिक कार्रवाई के द्वारा मिला लिया, किसी के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिला लिया। तो स्वतंत्र भारत में कितनी रियासतें थी, 562। तो में कुछ रियासतें जैसे जूनागढ़ थी, ठीक है, आपको पता है जूनागढ़ रियासत एक बहुत बड़ी थी। और जूनागढ़ रियासत, आपको पता है जूनागढ़ में जो शासक थे, राजा थे, जो वो कहां मिलना चाहते थे, वो आपको पता है पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन जनता भारत में मिलना चाहती थी। जूनागढ़, ये तो आपने पढ़ लिया होगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ये मैंने करा दिया। उसके बाद में देखिए आप, तो एक तो कौन सी रियासत थी, 562। कितनी रियासतें थी, 562। 3-4 रियासतें बाद में मिलाई गई थी। जैसे मैं बात करूं कौन से, जूनागढ़, बात करूं मैं हैदराबाद की, हैदराबाद और जूनागढ़, हैदराबाद। तीसरी मैं रियासत की बात करूं, ये 2 नंबर रियासत थी। तीसरी यदि मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर। ये रियासतें बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलाने के लोहे के चने चबने पड़े, क्योंकि ये रियासतें बाद में मिल तो गई थी, लेकिन अथक प्रयास के बावजूद मिलाई गई थी। तो स्वतंत्र भारत में कितनी रियासतें, 562। उसके बाद में 3 मिलाई गई थी, एक जूनागढ़, एक हैदराबाद, एक जम्मू कश्मीर। इनके बारे में मैं चर्चा जो आपके सामने आगे जो करूंगा उसके बारे में ये चर्चा करेंगे विशेषतः, कि जूनागढ़ क्या था, हैदराबाद क्या था, जम्मू कश्मीर क्या था। आगे चलते हैं, देखिए उसके बाद में देखिए हम आगे आया खाली पेज। अब आपको इस चीज कुछ टॉपिक ध्यान में रखना है। मैं सबसे यदि मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले देखो, बात करूं मैं जूनागढ़ की, मानचित्र के माध्यम से पढ़ लेंगे। आपको पता है जूनागढ़ रियासत एक ऐसी रियासत थी, ये गुजरात में थी। कहां थी, गुजरात राज्य में थी। और आपको पता है गुजरात राज्य में थी ये, और ये जूनागढ़ रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन इस जूनागढ़ रियासत को बाद में आपको पता है जनमत संग्रह के द्वारा भारतीय संघ में मिला लिया गया था। भारतीय संघ में मतलब जूनागढ़ के जो महाराजा थे वो पाकिस्तान में जाना चाहते, लेकिन भारतीय जनता यहां मिलना चाहते थे। जनमत संग्रह के आधार पर भारतीय संघ में मिला लिया गया था। उसके बाद में यदि बात आती है हैदराबाद, तो यहां से एक प्रश्न बनता है, आपको बहुत शानदार टॉपिक, हैदराबाद के शासकों को निजाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, हैदराबाद के शासकों को निजाम कहा जाता था। उस्मान अली यहां का जो राजा था उसका नाम था उस्मान अली। क्या नाम था, उस्मान अली। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो हैदराबाद के शासक को निजाम उस्मान अली के नाम से जाना जाता था। और आपको पता है जून 1948 को हैदराबाद के शासक बहुत शक्तिशाली थे। यहाँ मुसलमान 15% मतलब हिंदू भी थे, यहाँ पर 15% हिंदू भी थे। तो आपको पता है हैदराबाद के शासक, हैदराबाद की जनसंख्या थी 1 करोड़ 40 लाख। कितनी थी, 1 करोड़ 40 लाख यहाँ की जनसंख्या थी। हैदराबाद एक बहुत बड़ी देशी रियासत थी। तो हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था, निजाम कहा जाता था। यहाँ का शासक उस्मान अली था। और आपको पता है हैदराबाद रियासत मतलब पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। तो जून 1949 में हैदराबाद के शासक ने भारतीय संघ में विलय हो गया। और आपको पता है हैदराबाद रियासत पर एक सैनिक कार्यवाही के द्वारा
आपको उसको ध्यान में रखना है कि इन लोग सैनिक कार्यों के द्वारा इसके मिलाया गया था। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस सैनिक कार्रवाई के द्वारा, तो सैनिक कार्रवाई के द्वारा इसको मिलाया गया था और उस सैनिक कार्रवाई का नाम था ऑपरेशन पोलो। बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। ऑपरेशन पोलो के द्वारा इस हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में क्या कर लिया था, मिला लिया गया था। और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत ने भारतीय संघ पर सहमति पर क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे। तो इस चीज को भी आपको विशेषता क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो जूनागढ़ रियासत गुजरात राज्य में थी, जनमत संग्रह के द्वारा भारतीय संघ में मिलाया गया था। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था और निजाम उस समय था उस्मान अली। और आपको पता है हैदराबाद की जनसंख्या 1 करोड़ 40 लाख वहां की जनसंख्या थी, बड़ी रियासत थी। हैदराबाद के शासक पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन जून 1949 में उस्मान अली ने सैनिक कार्रवाई के द्वारा, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैनिक कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन पोलो के द्वारा 17 सितंबर 1949 को हैदराबाद की रियासत पर क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। ये तो 2 रियासतें हुई। उसके बाद में देखिए आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद में थी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर रियासत में जम्मू कश्मीर के लोगों पर शासन अत्याचार या पाकिस्तान सैनिक कार्रवाई के द्वारा इस पर हत्याना चाहता था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जम्मू कश्मीर, तो आपको पता है जम्मू कश्मीर भी एक बड़ी रियासत थी, इसको भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनेक अथक प्रयास के बावजूद बाद में इसको मिला लिया गया था। तो जम्मू कश्मीर को भी जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। और आपको पता है उस समय में जम्मू कश्मीर का राजा था, जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, हस्ताक्षर कर दिए और जम्मू कश्मीर को मिला लिया गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी एक पाकिस्तान के क्षेत्र में पाकिस्तान क्षेत्र आधिपत्य करना चाहता था। तो जम्मू कश्मीर जनमत संग्रह के द्वारा जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह था। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर इन्होंने क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए और जम्मू कश्मीर क्षेत्र को भारतीय देशी रियासतों में इन रियासतों को मिला लिया गया था। तो ये तो कौन सा था, आपको पता है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद में एक और आता है, देखो, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और आगे इसके ऊपर परीक्षा भी आ सकता है, मणिपुर। ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में भी आ चुका है। मणिपुर भी एक देशी रियासत थी, इन रियासतों को मिलाना चाहते थे। 2 प्रभुत्व थे, एक ब्रिटिश भारतीय प्रभुत्व और एक आपको पता है शेष भारतीय जो राज्य थे या भारतीय देश रजवाड़े जिसको बोलते हैं। तो मणिपुर में आपको बताया एक राजा था जिसका नाम था बोधचंद यहाँ का महाराजा। और आपको पता है मणिपुर एक ऐसी रियासत थी, बड़ी रियासत थी, और मणिपुर रियासत को भी बोधचंद ने इस पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और मणिपुर रियासत को भी यहाँ पर मिला लिया गया था भारतीय संघ में। और आपको पता है एक प्रश्न आता है, मणिपुर भारत का एकमात्र राज्य, ये प्रश्न पूछा जाता है, मणिपुर भारत का एकमात्र राज्य, मणिपुर भारत का एकमात्र राज्य जहां पर, मणिपुर भारत का एकमात्र राज्य जहां पर सार्वभौमिक मताधिकार पर चुनाव हुआ। बहुत शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा भी जाता है ये प्रश्न। सार्वभौमिक मताधिकार पर क्या हुआ, चुनाव हुआ। इसकी मैं डेफिनेशन समझाऊंगा कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या होती हैं। इस चीज को भी आपको विशेषतः क्या करना है, समझना है। तो देखिए ध्यान से, तो मणिपुर राजा बोधचंद, तो ये भी आपको वैसी इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि मणिपुर राजा बोधचंद महाराजा था वहां पर, और इस मणिपुर रियासत को बोधचंद के विलय मतलब बोधचंद ने इस विलय मतलब मणिपुर रियासत को मिला लिया था भारतीय संघ में। और मणिपुर भारत का एकमात्र राज्य जहां पर सार्वभौमिक मताधिकार पर चुनाव हुआ था। अब आपसे यह समझना है कि सार्वभौमिक मताधिकार क्या होते हैं, कि सार्वभौमिक मताधिकार वो प्रणाली होती है जिसमें व्यक्ति के लिए एक कुछ अवस्थाएं
मतलब निश्चित अवस्था प्राप्त कर लेता है, नागरिक अपनी वोट देने की उम्र प्राप्त कर लेता है। तो आपको पता है सार्वभौमिक उम्र जो हमारे भारतीय संविधान में थी, वो 18 वर्ष का व्यक्ति, 18 वर्ष का व्यक्ति वोट देने का क्या है, उसे अधिकार है। व्यक्ति को वोट देने का क्या है, अधिकार है। उसको क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक मताधिकार के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, सार्वभौमिक मताधिकार पर चुनाव हुआ और 18 वर्ष का व्यक्ति जो वोट, जो ऐसी प्रणाली, सार्वभौमिक मताधिकार ऐसी प्रणाली होती है जिसमें कुछ व्यवस्थाएं दी गई, जिसमें निश्चित अवस्थाएं प्राप्त कर लेता है और एक व्यक्ति अपने निश्चित वोट देने का, एक नागरिक को वोट देने का जो अधिकार प्राप्त हो जाता है, उसको सार्वभौमिक मताधिकार के नाम से। और भारत का पहला राज्य सार्वभौमिक मताधिकार पर चुनाव होने वाला कौन सा राज्य था, मणिपुर था। तो मणिपुर में भी देशी रियासतों का, पीछे सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है, इस चीज को आपको विशेषतः समझना है। तो मणिपुर रियासत ये थी। उसके बाद में देखिए आपको, तो ये तो देशी रियासतों के मैंने आपको बताया कि जिन रियासतों को मिलाया गया था, जिन रियासतों को ऐसे। अब आपको 2-3 चीजें भी याद रखनी है। आगे चलते हैं, जैसे आपको ध्यान से मैं समझाऊंगा, मानचित्र आएगा अब इसके जस्ट बाद में। अब देखो ये है, इसको मैं बात करूं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये भारत का मानचित्र है। अब देखिए विभाजन के पहले और बाद, देखो जब मैंने पीछे पढ़ा, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ये जूनागढ़ रियासत मैंने आपको, पश्चिम भारत की रियासतें हैं ये, और ये देखो ब्रिटिश भारत रियासत है और रजवाड़े। आपको पता है ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि ब्रिटिश भारत का मतलब होता है प्रभुत्व है, अंग्रेजों के प्रभुत्व में। एक भारत के विभाजन के बाद यदि मैं बात करूं, विभाजन के पहले और बाद, ये पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत था। ये देखो नीचे दे रखा है नहीं, यहां पर ये पश्चिमोत्तर प्रांत था। क्या था, पश्चिमोत्तर प्रांत था ये। इस चीज को भी आपको यदि देखना है इसको तो ध्यान देना है आपको। ये देखो दे रखा है पश्चिमोत्तर प्रांत। पश्चिमोत्तर प्रांत का मतलब था पाकिस्तानी सीमा प्रांत। और ये देखो ब्रिटिश भारत और ये देशी रियासतें या रजवाड़े, ये स्वतंत्र भारत की बाहरी सीमा है। और ये आपको पता है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत हो गया। और ये पश्चिम भारत की रियासत है, जैसे जूनागढ़, तो आपको पता है जूनागढ़ पश्चिम भारत की रियासत थी। और यदि मैं बात करूं, ये पूरी पाकिस्तान। आपको ध्यान में रखना है कि भारत के 2 ऐसे स्टेट जिसको लेकर दंगे, सांप्रदायिक दंगे या अत्याचार हुए थे, तो दोनों स्टेट कौन से थे, एक तो आपको पता है बंगाल, कौन सा, एक बंगाल, और एक आपको पता है पंजाब। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। बंगाल और पंजाब 2 एक ऐसे राज्य थे। बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था, जैसे मैं चर्चा करूंगा। एक तो थी पूर्वी बंगाल, एक पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी बंगाल था वो कहलाया बांग्लादेश, और पश्चिम बंगाल है वो भारत कहलाया। अब आपको देखो बंगाल और पंजाब 2 ऐसे स्टेट थे जो आजादी से पहले टूटे थे। आजादी से पहले क्या हुए थे, टूटे। आजादी से पहले टूटे थे, या खंडन हुआ इनका, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो बंगाल और पंजाब आजादी से पहले खंडन हुए। अब देखो मैं इस पर एक्सप्लेन करूं, एक एक चीज को आपको ध्यान में समझना है। देखिए सबसे यदि पहली बात करूं मैं, यदि इस चीज की बात करूं कि ब्रिटिश भारत और रियासत, तो रजवाड़े मैंने बताए कि ब्रिटिश भारत जो हम अंग्रेजों के अधीन थे, ब्रिटिश भारत और प्रभुत्व, 2 स्वतंत्र भारत 2 रियासतों में बटा, एक ब्रिटिश भारत, एक देशी रजवाड़ा या रियासत है। अब देखो ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत था, और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यदि मैं चर्चा करूं तो देखिए ध्यान से आपको समझ में आएगी चीज, बहुत शानदार चीज। और वो क्या है चीज, देखिए अब मैं पश्चिमोत्तर प्रांत की यदि मैं बात करता हूं, पश्चिमोत्तर प्रांत की, तो पश्चिमी प्रांत में एक व्यक्ति था जिसका नाम था सीमांत गांधी, जिसको सीमांत गांधी कहा जाता था। पश्चिमोत्तर प्रांत में सीमांत गांधी, आप जब पाठ्य पुस्तक पढ़ोगे या जब लेसन पढ़ोगे, ये पश्चिमोत्तर प्रांत है, सीमा प्रांत है। सीमांत गांधी, जिसका मैं पूरा नाम बताऊं, इसको पश्चिमोत्तर प्रांत के मतलब ये नेता थे, और ये पाकिस्तान विभाजन के विरोधी थे। जिन्ना का जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था ना, जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत, मतलब भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत एक कौम का देश नहीं है, भारत 2 कौमों का देश है, एक हिंदू एक मुसलमान, एक भारत एक पाक। अब आपको यदि बात है सीमांत प्रांत की, पश्चिम और जो सीमांतर प्रांत जिसको सीमांत गांधी कहा जाता था, इसका नाम था अब्दुल गफ्फार खान। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन बनेगा करोड़पति में,
बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको ध्यान में रखना, सीमांत गांधी अब्दुल गफार खान था, जो पश्चिमोत्तर, जिसको फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। और आपको पता है पश्चिमी जो ये पश्चिमोत्तर प्रांत है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में इन्होंने अब्दुल गफार खान, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। आप यदि बुक पढ़ोगे हिस्ट्री में, लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, रेड शर्ट, लाल कुर्ती आंदोलन। और एक और बता देता हूं मैं, खुदाई खिदमतार संगठन का निर्माण किया था इन्होंने, संगठन का निर्माण करवाया इन्होंने। इस चीज को भी आपको ध्यान है। पश्चिमोत्तर प्रांत के सीमांत गांधी, जिसको सीमांत गांधी पश्चिम प्रांत में थे और अब्दुल गफार खान के नाम से जाना जाता है, इसको लाल कुर्ते, इन्होंने आंदोलन चलाया और खुद ही खिदमतार एक संगठन का इन्होंने निर्माण करवाया। और पश्चिमी प्रांत, ये मोहम्मद अली जिन्ना का एक सिद्धांत था, द्विराष्ट्र सिद्धांत। उस द्विराष्ट्र सिद्धांत के या क्या थे, विरोधी थे। कौन? अब्दुल गफार खान। अब यदि बात मैं करूं, आपको पता है पंजाब की रियासतें थी, मैंने आपको पहले बताया पंजाब की ऐसी रियासतें, पंजाब स्वतंत्र भारत से पहले बट गया था। और मैं राज्य के बारे में भी आगे बताऊंगा। ये असम था और ब्रिटिश भारत, मैंने पूर्वी पाकिस्तान, ये मैंने आपको समझा दिया कि बंगाल का पूर्वी पाकिस्तान, जिसको बांग्लादेश। और 1900 में यदि बात करूं, 1971 में बांग्लादेश आजाद हो गया था। बांग्लादेश क्या हो गया? आजाद, जियाउर रहमान के नेतृत्व में 1971 में बांग्लादेश आजाद हो गया, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। और पश्चिमी जो पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश, इसको बंगाल के नाम से जाना जाता था। ये भारत की रियासतें थी, ये पूर्वी रियासतें थी, मध्य भारत और मध्य प्रांत, इसको पूर्वी रियासत के नाम से जाना जाता था। ये पंजाब की रियासतें थी, ये पश्चिमोत्तर प्रांत, ये पश्चिमी भारत की रियासतें, जिसको जूनागढ़, ये जूनागढ़ रियासतें थी नहीं जो, यदि मैं बात करूं जूनागढ़ रियासत की, तो ये ध्यान में रखना है। जूनागढ़ रियासत की यदि मैं बात करूं तो आपको ध्यान में रखना है, ये जूनागढ़ रियासत, आपको पता है बड़ौदा, जूनागढ़, ये पश्चिमी भारत की रियासतें थी। किस भारत की? पश्चिम भारत की रियासतें, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, ब्रिटिश भारत, पूरी रियासतें। तो ये भारत के मानचित्र के जरिए से हम समझ सकते हैं। एक 1971 में बांग्लादेश आजाद हो गया जियाउर रहमान के नेतृत्व में। सीमांत गांधी मैंने आपको समझा दिया। अब्दुल गफार खान, जिन्होंने लाल कुर्ते आंदोलन चलाया, खुदाई खिदमतार संगठन का निर्माण किया, और आपको पता है इसको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है यह प्रश्न। तो ये इस मानचित्र के माध्यम से, अब आपको मैं आगे जैसे स्टेट यदि समझाऊंगा, आगे आएगा राज्यों का पुनर्गठन, ये भी चीज आएगी विभाजन के पहले और विभाजन के बाद। ये जम्मू कश्मीर आपको पता है, ये भी एक जूनागढ़ रियासत थी। क्या थी? ये रियासत थी, ये ध्यान में भी रखना आपको। तो ये चीज आपको यहां तक समझ में आई होगी। आगे चलता हूं मैं, ठीक है, उसके बाद में आगे चलता हूं। देखिए उसके बाद में ये है आपके सामने मध्य राज्यों के पुनर्गठन के बाद प्रशासनिक और मानचित्र। इस चीज को आपको विशेषतः समझना है, ध्यान रखना है कि भारत के मानचित्र, और इसके बारे में कल हम आगे पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।